हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने इंडियन इकोनॉमी की बुक सीरीज शुरू की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 20 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 21 है। इसमें हम देखेंगे कि वो मिसलेनियस टॉपिक जैसे प्राइमरी सेक्टर क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर क्या होते हैं और टर्सरी सेक्टर क्या होते हैं। साथ ही बेरोजगारी का क्या मतलब है और गरीबी का क्या मतलब है, इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा विविध टॉपिक है। विविध का मतलब ये है कि वो टॉपिक जो रह गए हैं, या आप कह सकते हो जहाँ से इंडियन इकोनॉमी की ट्रेडिशनल शुरुआत होती है, उन टॉपिक को हम कवर करेंगे। जैसे प्राइमरी सेक्टर क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर क्या होते हैं और टर्सरी सेक्टर क्या होते हैं, बेरोजगारी क्या होती है और गरीबी। क्लियर। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा। प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक सेक्टर, अर्थात वो सेक्टर जहां पर प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है। क्लियर। जैसे एग्रीकल्चर, वानिकी, मत्स्य उद्योग, खनन व उत्खनन, इन सारे सेक्टर्स को हम कहते हैं ये सभी के सभी प्राइमरी सेक्टर्स हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई के द्वारा प्राइमरी सेक्टर्स अलग हैं, जो 7 हैं। हमने अपने प्रीवियस पार्ट्स में पार्ट 1 में क्लियर किया था। क्लियर। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं जाके। दूसरी चीज़ आती है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीय क्षेत्र का क्या मतलब, कि वो सेक्टर जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों के कच्चे माल का उपयोग कर पक्का माल या द्वितीयक वस्तु तैयार करते हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर कहलाते हैं। जैसे उद्योग, निर्माण, विनिर्माण, बिजली, गैस, जल आपूर्ति आदि, ये सभी के सभी सेकेंडरी सेक्टर हैं। क्लियर। आपसे मैचिंग करने को प्रश्न पूछ सकता है, अगर पूछेगा तो। बाकी इससे ज़्यादा गहराई में आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा। हाँ, आरबीआई के प्राइमरी सेक्टर पे आपसे क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। फिर है टर्सरी सेक्टर, अर्थात तृतीय क्षेत्र, जहाँ वस्तु का नहीं बल्कि सेवा का उत्पादन होता है। सेवा का मतलब क्या होता है, जैसे आप मोबाइल सेवा लेते हो, परिवहन की सेवा लेते हो, बीमा लेते हो, बैंकिंग की सेवाएं लेते हो, एजुकेशन से संबंधित, ये सब की सब टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। अर्थात ये बंद कमरे की एक्टिविटी होती हैं। क्लियर। तो आप समझ गए प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्सरी सेक्टर। अब इसी टॉपिक को कई सारे कोचिंग संस्थान या कई सारे जो पढ़ाने वाले पर्सन हैं, वो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में कंप्लीट कराएंगे। लेकिन हमें इतना डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वही होता है ना कि जहाँ आपको ज़्यादा समय देना है, जैसे आंसर राइटिंग और थिंकिंग प्रोसेस, वहाँ आप दें। जहाँ पर प्रश्न आएगा ही नहीं, बस अपने मन को बहलाने के लिए और वीडियो की लेंथ को बड़ी बनाने के लिए इस चीज़ में नहीं पढ़ना है। क्लियर। उतना पढ़ो जितना इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वैसे भी हमारे पास इतना ह्यूज सिलेबस है कि उसे कंप्लीट करना काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो फिर उसी को पढ़े ना जो इम्पोर्टेंट है। फिर आता है बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। यूपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा है कि क्लोज इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं। तो वो इकोनॉमी जहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होता है, उसे हम कहते हैं क्लोज इकोनॉमी। अर्थात उस इकोनॉमी के अंतर्गत आयात व निर्यात की गतिविधियाँ संपादित नहीं होती हैं। वर्तमान में विश्व में ऐसी कोई भी इकोनॉमी नहीं है, या वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहां पर आयात व निर्यात ना होता हो। समझ गए। दूसरी है खुली अर्थव्यवस्था, अर्थात ओपन इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी जहां समुचित रूप से आयात और निर्यात हो। वर्तमान में लगभग सभी देशों में ये चीज़ विद्यमान है। तो आप समझ गए कि अगर आपसे सिंपल से सिंपल प्रश्न पूछे कि खुली इकोनॉमी या खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो आप बता सकते हो। क्लियर। तो इस तरीके से हमने अपने टॉपिक कवर किए। फिर आती है पुअर्टी, गरीबी से संबंधित टॉपिक को लेकर कई बार स्टूडेंट्स या कई बार पढ़ाने वाले पर्सन 2 से 3 घंटे, 4 घंटे में इस टॉपिक को कवर कराते हैं। बट हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अपने इस टॉपिक को 2 से 3 मिनट में कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें उतना ही पढ़ना है जहाँ पे यूपीएससी प्रश्न पूछती है। हम वो इरिलेवेंट नहीं पढ़ेंगे जहाँ पे यूपीएससी प्रश्न नहीं पूछती। क्यों? क्योंकि वही बात है ना कि आप उन चीज़ों को पढ़कर अपनी पुस्तकी भंडार को क्यों बढ़ाना चाहते हो। वही पढ़ो जहाँ से प्रश्न आएगा। क्लियर। बाकी आपको पता है, गरीबी से रिलेटेड जब आप क्वेश्चन हमें देते हो, तो वहाँ पर हम बताते हैं कि आपको 150 वर्ड या 200 वर्ड में किन पॉइंट्स को मेंशन करना है।
और इंडिपेंडेंट रूप से आपसे प्रश्न ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि 2014 में गरीबी की दर के संदर्भ में अरविंद पनगड़िया साहब ने या अरविंद सुब्रमण्यम साहब ने कौन सी रिपोर्ट जारी की, उस रिपोर्ट के अंतर्गत उन्होंने कितने % गरीबी बताई, ये सब नहीं पूछेगा। ना ही आपसे ये पूछेगा कि सुरेश तेंदुलकर ने जिस पैरामीटर को फॉलो किया था उसमें कितने दशमलव कितने % थी, ये ऐसे प्रश्न नहीं पूछती है। हाँ, उनके मोटिव को पूछ सकती है कि सुरेश तेंदुलकर ने जिस समिति का गठन किया उसमें उन्होंने कैलोरी के साथ साथ और किन मापकों को अपनाने की बात की। समझ गए? तो आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस में पढ़ा दिया था पार्ट्स में, आंसर राइटिंग की सीरीज में, शायद पार्ट 2 या पार्ट 3 में है, आप वहाँ चेक कीजिएगा। क्लियर? हम यहाँ बस समितियाँ पढ़ेंगे ताकि प्रीलिम का क्वेश्चन हमसे गलत ना हो। तो गरीबी से संबंधित समितियाँ लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, अर्जुन सेनगुप्त समिति और रंगराजन समिति। क्लियर? तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। फिर आता है कि गरीबी को मेज़र कैसे करते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा था ना कि मुद्रास्फीति को मेज़र करने के लिए हम एक वक्र पढ़ते हैं, उसका क्या नाम है? फिलिप वक्र। क्लियर? उसी तरीके से गरीबी के मापन के लिए हम 2 वक्र पढ़ते हैं, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लॉरेंज वक्र किससे संबंधित है, आप बता दोगे पुअर्टी से या गरीबी से। आपसे पूछा जा सकता है फिलिप वक्र किससे संबंधित है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध से। गिनी गुणांक किससे संबंधित है, मापन विधि से। और आपने एक और पढ़ा था जे वक्र। जे वक्र किससे संबंधित था, बताइए? जे वक्र आपका संबंधित था मुद्रा से। आपने पढ़ा था ना कि मुद्रा में किस प्रकार कमी को लेकर जे वक्र की बात आती है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, आपसे इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा। अब लॉरेंज गुणांक ने कैसे वक्र में अपनी बातें दर्शाई, गरीबी की गिनी गुणांक ने कैसे दर्शाई, आपसे प्रश्न इस पर नहीं आने वाला, तो आप इस पर चिंतित ना हो। अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक, बेरोजगारी। बेरोजगारी को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि काफ़ी डेप्थ में पढ़ाना है, बट हमें नहीं पढ़ना है, हमें प्रीलिम के हिसाब से पढ़ना है ताकि हमारा क्वेश्चन बस गलत ना हो, बाकी हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं। हाँ, मेंस के लिए हम इसको अलग स्टेप में टॉपिक में कवर करेंगे। क्लियर? तो बेरोजगारी जब हम पढ़ते हैं तो बेसिकली बेरोजगारी में जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है वो टाइप्स पे पूछा जाता है कि बेरोजगारी के अलग अलग टाइप्स आपको दे देगा और उसमें आपसे पूछेगा कि ये बेरोजगारी कौन सी बेरोजगारी है। हालांकि 99.99% अभी तक आपसे प्रच्छन्न बेरोजगारी पर ही प्रश्न पूछा गया है। क्लियर? तो आपको बस उसी को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। तो बेरोजगारी के टाइप्स क्या हैं? कई टाइप्स हैं। जैसे सामान्य बेरोजगारी, इसका क्या मतलब कि वह बेरोजगारी जहां व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने को तैयार है लेकिन कार्य ना मिले। इसका क्या मतलब? जैसे कोई व्यक्ति 300 रुपये की दिहाड़ी पर काम करना चाहता है, दिहाड़ी का मतलब प्रतिदिन की मजदूरी पर काम करना चाहता है, बट उससे काम ही नहीं मिल रहा, तो इसको हम कहते हैं ये सामान्य बेरोजगारी है। क्लियर? आप देखे होंगे कई बार आपको जो मज़दूरों की मार्केट है वहाँ पे ऐसे लोग सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते हैं बट उनको काम नहीं मिलता। फिर आती है संरचनात्मक बेरोजगारी। इसका क्या मतलब? नाम से ही समझ में आ रहा है कि संरचना में बेरोजगारी। जब किसी देश में भौतिक, वित्तीय और मानवीय संरचना कमजोर हो तब ये बेरोजगारी पनपती है। भौतिक का मतलब कि परिवहन की सेवाएं ना हो, बिजली का उत्पादन ना हो, वित्तीय का संदर्भ कि देश में इन्वेस्टमेंट ही ना हो, मानवीय का मतलब कि कौशल, ज्ञान और टेक्निक ही ना हो। क्लियर? अर्थात जब ऐसी प्रकार की संरचनात्मक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो हम कहते हैं उस बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी। क्लियर? तीसरी और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो बेरोजगारी है वो है प्रच्छन्न या छिपी या अदृश्य बेरोजगारी। क्यों? क्योंकि इंडिया में लगभग सबसे ज़्यादा यही बेरोजगारी पाई जाती है। खास तौर पर आप देखोगे कि जो भारतीय महिलाएं हैं, चाहे वो कृषि के कार्य करती हों या फिर घरेलू कार्य करती हों, आप देखना हमेशा कि ये भारतीय समाज की एक सबसे बड़ी खराबी है कि महिलाएं घर में कितना भी काम कर लें, ठीक, उसको काम के तौर पर नहीं गिना जाएगा। हाँ, पुरुष अगर बाहर से 4 घंटे ड्यूटी करके आया है तो ये माना जाता है कि उसने काम किया है, जबकि महिलाएं पूरे दिन 16 घंटे अगर घर में काम करती हैं, चाहे किचन में कपड़े धोना हो या अन्य सारे काम हो, उनको काउंट कभी नहीं किया जाता। इसीलिए आप देखना इस समय इस पर भी बहस शुरू हो गई है कि महिलाओं के उस वर्क को उस पर वेजेस मिलने चाहिए, उस पर वेतन मिलना चाहिए पुरुषों के द्वारा।
क्यों? क्योंकि वो फ्री में थोड़ा ना कर सकते हैं इतना काम, समझ गए? तो उसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी आप कह सकती हो। हालांकि एग्रीकल्चर के संदर्भ में इसे काउंट किया जाता है कि जब किसी कार्य स्थल पर आवश्यकता से ज़्यादा लोग नियोजित हों, कार्य कम हो, लोग ज़रूरत से ज़्यादा हों। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई एक काम होता है, मान लीजिए आपके माता पिता किसी बेहतरीन फैक्ट्री को संचालित करते हैं, ठीक है। अब उस फैक्ट्री को आपके पिताजी और आपके भाई साहब, आपकी सिस्टर उसे मेंटेन कर रही हैं, ठीक। अब 3 लोग उसमें लगे हुए हैं। अब आप भी उसमें जाकर लग गए और उत्पादकता उतनी ही है, तो क्या फ़ायदा? अर्थात आप जो वहाँ पे बेरोजगारी शो कर रहे हो वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्लियर? क्योंकि आपको वहाँ पे नहीं लगना है। आप क्या कर सकते हो? आप उन तीनों लोगों को वहीं पे लगा रहने दो, आप वहाँ से बाहर निकलो और यूपीएससी की तैयारी करो और लवासना जाने के लिए तैयार हो जाओ। समझ गए? तो इस बेरोजगारी से हम बच सकते हैं। समझ गए? प्रच्छन्न का मतलब कि एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा, जब आप जाते होगे तो कई सारी महिलाएं, कई सारे पुरुष एक ही खेत में 2 बीघे खेत में, 3 बीघे खेत में काफ़ी सारे वर्कर्स लगते हैं। ज़रूरत वहाँ पे कितने की है? 2 से 3 लोगों की। लगे कितने हैं? 10 से 15 लोग। फिर आती है मौसमी बेरोजगारी। नाम से ही संबंधित है कि मौसम से संबंधित होगी, अर्थात जब किसी कार्य समूह को वर्ष में कुछ महीने ही कार्य मिले, बाकी महीने उसे कार्य ना मिले, इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे आप देखना कि सर्दियों में कई सारे लोग चाय के ठेले लगा लेते हैं, वही फिर लोग गर्मियों में जूस के ठेले लगा लेते हैं, फिर उसके बाद अलग अपना सीजन बना लेते हैं, कभी फल फ्रूट्स बेचने लगते हैं। तो मौसम के अनुरूप वो अपने आप को जब ढालते हैं, और सोचो अगर उनको उस टाइम पे रोजगार ना मिले तो वही क्या हो गई? मौसमी बेरोजगारी। क्लियर? आप देखोगे पेंट वालों को सबसे ज़्यादा काम कब मिलता है? उनको काम तब मिलता है जब दीपावली वगैरह त्यौहार आता है। आप देखोगे रंग जो बेचने वाले, उनको कब काम मिलता है? जब होली वगैरह आती है, ठीक। वैसे ही है। फिर है चक्री बेरोजगारी। चक्री बेरोजगारी नाम से संबंध है चक्र के आधार पर, अर्थात अर्थव्यवस्था के चक्र में मंदी का दौर आता है और मंदी होने से उत्पादन प्रभावित होता है। उत्पादन प्रभावित होने से रोजगार ज़्यादातर ये विकसित देशों में दिखती है। अर्थात जब इकोनॉमी में रिसेशन आता है, अब आप समझ गए रिसेशन का क्या मतलब है, क्योंकि हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा है। जब मंदी आती है तो उससे क्या होता है कि उस सेक्टर में बूम आता है और फिर उसमें रिसेशन आ जाता है। अब रिसेशन जब आ गया तो वहाँ से लेबर्स की छटनी होने लगी। जब छटनी होने लगी तो सारे मजदूर हटा दिए गए। अब धीरे धीरे जब उस सेक्टर में फिर से बूम आने लगा या ग्रोथ होने लगी तो उन मजदूरों की फिर डिमांड होने लगी। तो एक समय कभी मजदूर आ जाएंगे और कभी उनको हटा दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति बनती है, तो उसे हम कहते हैं चक्री बेरोजगारी। फिर है अल्प रोजगार। अल्प रोजगार का क्या मतलब कि जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम ना मिले या योग्यता से कम पर उसे काम करना पड़े, तो हम कहते हैं अल्प रोजगार। जैसे आप देखिए, आप सभी लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आपका जो माइंडसेट है, आपका जो लेवल है वो क्या है? यूपीएससी की तरह, अर्थात देश को चलाने की आप क्षमता रखते हो। क्लियर? अब आपको कल ऐसी परिस्थितियां बन जाए, हालांकि ऐसी परिस्थितियां बनेंगी नहीं क्योंकि आप लोग काफ़ी मेहनती व्यक्ति हो। मान लीजिए अगर आपके किसी फ्रेंड की या किसी अदर व्यक्ति की ऐसी परिस्थितियां बन जाएं, वो यूपीएससी की 2 से 3 वर्ष तक तैयारी करता रहा बट उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, वापस वो घर गया, घर जाकर उसने कोई कारखाना ओपन कर लिया। ये बात ठीक है कि उसका कारखाना अच्छा चलेगा, उसकी इनकम ऑफ सोर्स अच्छी होगी, लेकिन क्या कारखाना की योग्यता उसमें थी? अर्थात आईएएस की बनने की उसके अंदर क्षमता थी और वो कारखाना ओपन कर दिया। यानी कि कारखाना तो एक वो व्यक्ति भी ओपन कर सकता है जो आईएएस की तैयारी नहीं कर रहा था, अर्थात जिसके अंदर आईएएस के इतना नॉलेज नहीं था, उतना टैलेंट नहीं था, वो भी कारखाना चला सकता है। कहने का क्या मतलब है कि अपनी योग्यता से कम के काम में संलग्न हो जाना अल्प रोजगार कहलाता है। समझ गए कि योग्यता उसकी थी आईएएस बनने की, बट उसने काम कौन सा कर रहा है? कारखाने चलाने का। ठीक। फिर है हमारा अगला टॉपिक कि घर्षणात्मक बेरोजगारी। नाम से ही समझ में आ रहा है घर्षणात्मक की मतलब कहीं ना कहीं घिसता रहता होगा, अर्थात अर्थव्यवस्था में जब उत्पादन घट जाए या कोई क्या हो जाए, कंपनी बंद हो जाए या नई खोल ले, ऐसी अवस्था घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। मतलब
आप देखोगे कि कई बार जैसे इस समय लॉकडाउन चल रहा था, तो लॉकडाउन में कई सारी कंपनियां बंद हो गई, ठीक है। कई सारे नए बिजनेस ओपन हो गए। अब जो लोग इसमें काम कर रहे थे, ठीक, जिस कंपनी में मान लीजिए पहले वो काम क्या करते थे, पिज्ज़ा डिलीवरी करते थे, ठीक। अब पिज्ज़ा डिलीवरी की कंपनी बंद हो गई, अब मास्क बनाने की कंपनी ओपन हो गई। तो ये जो पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय था वो क्या करने लगा, अब मास्क की फैक्ट्री में काम करने लगा। बीच में कुछ समय तक रुका ना, कहने का मतलब कभी पिज्ज़ा डिलीवरी कर रहा तो कभी मास्क करने लगा। फिर यहाँ से जब निकला तो अपना खुद का चाय का वेंडर खोल लिया। अब जब चाय की वेंडर खोल ली तो वहाँ से निकला, फिर उसने फ्रूट्स वगैरह की वेंडिंग खोली। अर्थात ये नित्य घिसता ही रहा, अर्थात घर्षणात्मक रूप से ये बेरोजगार होता ही रहा। इसे हम कहते हैं कि घर्षणात्मक बेरोजगारी है। फिर है स्वैच्छिक मजदूरी। स्वैच्छिक मजदूरी क्या होती है कि आपने देखा होगा कि कई बार वर्तमान मजदूरी दर पर काम तो मिल रहा होता है, लेकिन वह अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहते। आप इसको बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हो, देश के रिक्शा वाले और ऑटो वाले, वो बेचारे पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक अपनी जगह पे खड़े रहेंगे, लेकिन अगर आप उनसे कह दो कि भाई साहब आप 15 रुपये इस जगह का ले लो, वो कहेंगे नहीं, 50 से कम नहीं लेंगे। आप सोचिए, हाँ ऐसा नहीं कि वहाँ 15 रुपये का किराया है नहीं, वाजिब किराया है 15 रुपये, फिर भी वो नहीं लेंगे। तो क्या है कि उनको उतनी मजदूरी मिल रही थी, बट उन्होंने अपनी इच्छा से काम नहीं किया। अखबार पढ़ते रहेंगे, बीड़ी जलाते रहेंगे, लेकिन जाएंगे नहीं आपको छोड़ने। क्लियर। तो ऐसी मजदूर बेरोजगारी को हम क्या कहेंगे, स्वैच्छिक बेरोजगारी। फिर है अक्षमता बेरोजगारी। अक्षमता का मतलब कि जब व्यक्ति भौतिक एवं मानसिक रूप से काम करने के लायक नहीं रहता। जैसे आपने देखा होगा कई सारे लोग जो दिव्यांग होते हैं या जिनके अंतर्गत मेंटली उतनी अवेयरनेस नहीं होती, आपने देखा होगा कई सारे मजदूरों से जब आप मिले होंगे तो काफ़ी मस्त होकर काम करते हैं, अर्थात काफ़ी खुशी खुशी। आप कुछ भी उनको कह दोगे सुनते रहेंगे, उनको मतलब ही नहीं, वो अपने काम में ही मगन रहते हैं। तो इससे संबंध इसको क्या कहते हैं कि वो अक्षमता, मतलब उनके अंदर कोई ना कोई बीमारी होती है जिस कारण वो काम करते रहते हैं। उनको मतलब ही नहीं है कि हाँ आप कितनी मजदूरी दे रहे हो, आप अगर 100 रुपये भी दे दिए तो ठीक है, 200 दे दिए तो भी ठीक है, समझ गए। और ऐसी स्थिति के मजदूर कई बार आपको मिल जाएंगे जो मजदूरी तो करना चाहते हैं बट वो काम करने लायक नहीं है, मतलब उनके अंदर वैसी कैपेबिलिटीज़ नहीं है, चाहे वो शारीरिक रूप से डिस्टर्ब हों या मेंटली रूप से डिस्टर्ब हों। क्लियर। तो आप समझ सकते हो, उसे अक्षमता बेरोजगारी कहते हैं। फिर आता है बेरोजगारी मापन के लिए भगवती समिति का गठन किया गया था। आप याद कर सकते हो कि हाँ लकड़ावाला पुअर्टी से थी और भगवती समिति बेरोजगारी से थी। क्लियर। फिर है सेज काला और कीन्स काला, रोजगार नियम उत्पादन व मंदी से संबंधित है। आपको बस इतना याद रखना है कि जो सेज का ला है वह जो कीन्स का ला है वो किससे संबंधित है। तो आप कह सकते हो कि ये रोजगार के उत्पादन और मंदी के मध्य रिलेशन से संबंधित हैं। क्लियर। तो उम्मीद है आपने इस तरीके से मिसलेनियस टॉपिक को कवर किया। हाँ एक टॉपिक हम बस इसमें और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट से हम नेशनल इनकम के टॉपिक को कवर करेंगे। ये क्या है, ये है कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग क्या होती है, काफ़ी बार आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कोर बैंकिंग की सेवाएं हम शुरू करेंगे, कोर बैंकिंग की सेवाएं। तो वास्तव में कोर बैंकिंग होती क्या है, जब बैंकिंग प्रणाली को सूचना एवं संचार यानी कि आईसीटी के माध्यम से जोड़ दिया जाए ताकि तेज व सुरक्षित ट्रांजैक्शन हो सके, अर्थात नेट बैंकिंग को प्रमोट किया जाए, तो उसे हम कहते हैं कोर बैंकिंग। यूपीएससी ने इस पर प्रश्न पूछ लिया है, बस आपको सामान्य जानकारी के लिए पता होना चाहिए। तारापुर जो समिति है वो किससे संबंधित है, एनपीए से, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। देखिए ये समितियां वास्तव में करंट से रिलेट होकर आती हैं, आपसे वैसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ जब आप बैंकिंग से संबंधित या आप वैसे रिलेटेड कोई बात लिख रहे होते तो प्रीवियस अगर एक दो समितियों का आप उल्लेख कर देते हो तो आपके एक दो नंबर बढ़ जाते हैं। उम्मीद है आपने आज जितने भी टॉपिक कवर किए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अपने नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि नेशनल इनकम क्या होती है, साथ ही इसको मापने के संबंधित वो मेजरमेंट्स कौन से हैं, अर्थात जीडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, एनडीपी क्या है। इनको हम काफ़ी आसानी से समझने का प्रयत्न करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।